नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में कोरोना काल में जो स्कूल और कॉलेज हैं वो बंद चल रहे हैं। इस बीच स्कूल कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। औरों पर करम, बच्चों पर सितम। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए रोजाना पहाड़ के करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी हुई है। इन बच्चों ने अब तो बाकायदा गोले बनाकर अच्छे नेटवर्क वाले स्थान चिन्हित कर लिए हैं। बच्चे रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच यहां पहुंचते हैं। नेटवर्क खराब होने से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। वहीं मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना महामारी ने दस्तक देते ही बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते सरकार को लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन बच्चों का भविष्य खराब न हो, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होते ही बच्चों की पढ़ाई शुरू तो हो गई, लेकिन पहाड़ के कई क्षेत्रों में इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से न होने पर बच्चों को पढ़ाई के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रश्मि बोरा है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। हमारे वहाँ इंटरनेट ना पकड़ने के कारण हम दूर पहाड़ी के ऊपर ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं। मेरा नाम साक्षी बोहरा है, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम दर्पण चिल्ड्रन गार्डन हल्द्वानी है। हमारे गांव में इंटरनेट ना पकड़ने के कारण हम एक ऊंची पहाड़ी पर ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं। उजिसा बोहरा है, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। हमारे गांव में नेट नहीं चलने के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वहीं बच्चों की मोबाइल से जंगल में जाकर पढ़ाई कराने वाले समाज सेवी नंदन सिंह के मुताबिक गांव में सालों से नेटवर्क की समस्या है। अधिकारियों से लेकर विधायक, सांसद तक के शिकायत पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वहीं बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह ने भी माना कि पहाड़ के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सुचारू रूप से न होने पर बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें आती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल नई टेक्नोलॉजी की शुरू करने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में हलसू कोरड़ में बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, जो कि जिस पे कि इंटरनेट वगैरह नहीं चलता है। और कई मर्तबा तो यहाँ बारिश वगैरह होने पर टावर वगैरह बंद रहता है। उसकी सूचना हम उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वह सुचारू रूप से फोन कॉलिंग के लिए चालू होता है। और इंटरनेट की व्यवस्था के लिए हमने कई बार अपने क्षेत्रीय सांसद माननीय अजय भट्ट जी को, क्षेत्रीय विधायक माननीय संजीव आर्या जी को व कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसकी लिखित व मौखिक सूचना दी है कि इसमें इंटरनेट व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया जाए, पर आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इस कारण हमारे नौनिहाल न तो ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ पाते हैं। काल में इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारे सभी लोगों की बढ़ी है, क्योंकि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन उनकी हो रही हैं। और जहां तक बीएसएनएल की बात है, तो बीएसएनएल अपना नेटवर्क पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने दुरुस्त रखने की पूरी कोशिश की है। हमारी जो टीम है, हमारे कर्मचारी सभी दिन रात इसी लगे हुए हैं कि जो नेटवर्क है उसको बेहतर किया जा सके, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जो मोबाइल है, आपको पता है कि बीएसएनएल 3G की सेवाएं दे रहा है, और निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कवरेज की दिक्कतें हैं। और इसके साथ ही साथ बीएसएनएल ने 2 नई चीजें शुरू की हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है ओएफसी पे आधारित बीएसएनएल फाइबर, जिससे कि हम घरों में फाइबर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि इस टाइप की जो हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतें हैं, चाहे उनकी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हैं या खुद का वर्क फ्रॉम होम है, उसको वो बेहतर तरीके से कर सकें, जिसमें कि 200 Mbps तक की स्पीड नेटवर्क मिल रही है।
पहाड़ों में इंटरनेट व्यवस्था सुचारू न होने से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अब विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने हमेशा ही डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर तक मोबाइल टावर नहीं है। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे परेशानियों से जूझ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की बात करने वालों को आज इस बात पर सोचना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी नेटवर्किंग उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे धारचूला मुंशारी चले जाइए, चाहे हमारे चोपता बागेश्वर चले जाइए, चंपावत चले जाइए, कहीं कोई नेटवर्क नहीं है। इनफैक्ट रानीखेत के कई इलाकों में कोई नेटवर्किंग नहीं है। तो ऐसे में बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे, इस तरफ भी सरकार का ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की माने तो हमेशा से ही इंटरनेट को सुचारू रखने के लिए प्रयासरत है। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं आती है। कई बार मौसम खराब होने के चलते भी परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण ऐसा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आज हमारे उत्तराखंड राज्य में लगभग कोई बहुत ही कम क्षेत्र कोई गांव छूटा हो जहां पर नेटवर्क की समस्या, लेकिन मौसम के कारण भी कभी कभी इस तरह की कठिनाई आती हैं। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार में अपने दूरसंचार मंत्री उनसे भी बात करके इस तरह की जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए उनका समाधान होने जा रहा है और वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। सरकार एक और 5G की टेस्टिंग कर रही है, तो वहीं हमारे जो नैनीताल जिले के दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके नेटवर्क ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो दावे कर रही है वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कितने सच साबित हो सकते हैं। ये आपके सामने जो तस्वीरें हैं आप ये खुद देख सकते हैं। कांता पाल, के न्यूज़, नैनीताल। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप
देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात करें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल हैं, बीजेपी नेता हैं। सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ नंदन बोहरा हैं, समाज सेवी। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी आपके पास आऊँगा। सर प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और इतने साल से सरकार है सर आपकी, उसके बावजूद जो पहाड़ों की स्थिति है इंटरनेट को लेकर वो अभी भी दयनीय बनी हुई है। देखिए, हम जो सरकार है, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कहीं ना अगर पहले की स्थिति अगर हम लोग देखें, पहले की अपेक्षा आज चाहे दूर दराज हो चाहे शहरी क्षेत्रों हो, उसके टावरों की संख्या भी बढ़ी है और उसके अलावा कनेक्टिविटी भी पहले से अच्छी हुई है। आज की स्थिति और आज के आंकलन के कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंतर आप ये देखोगे सुबह 8 बजे से 10-11 बजे तक लगभग 9 बच्चे क्लास करते हैं। उसके अलावा वर्क फॉर होम की व्यवस्था के तहत हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और अगर ये देखा जाए शाम को, क्योंकि लॉकडाउन है, अधिकतर लोग घरों में हैं, बहुत कम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ही इसका उपयोग करने वाले बहुत, तो जो ट्रैफिक जो नेटवर्क के अंदर के कारण भी ये कारण हो सकता है। दूसरी स्थिति अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो मौसम के अगर हिसाब से अवलोकन किया जाए तो उसके हिसाब से भी दिक्कतें आज आ रही हैं। और जहां तक हम लोग अगर देखते हैं कि पुराने उस हिसाब से हम लोग देखें तो अगर चाहे हम मुंशियारी की बात करें हैं तो मुंशियारी में अपना ये है कि रिलायंस चूल्हा के अंतर्गत आप हम लोग सरकार के कभी कार्यकाल में लगाया गया, जिसमें हमारे त्रिवेंद्र सरकार ने भी उन लोगों को गांव लोगों को बधाई भी दी है, जिसके अंतर्गत वो अपने यह है कि जनरली क्या है कि 12 रुपए के हिसाब से सैटेलाइट से बात करते थे है कि धार चूल्हा और मुंशियारी के अंदर 7 नए टावर लगाए, जिससे वो कनेक्टिविटी जियो कनेक्टिविटी से जुड़े हुए। और जहां तक चमोली की अगर हम लोग बात करते हैं, चमोली के अंतर्गत आप ये देखिए कि 10 टावर लगे, 8 टावर बिल्कुल 8 टावर पे तेजी से काम किया, 18 टावर चमोली जो हमारे। ठीक है कमलेश जी आएंगे आपके पास। ठीक है आपके पास आएंगे मदन जी, माफ कीजिए नंदन जी आपके पास आएंगे। कमलेश जी का कहना है कि टावरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही, कुछ जगह ऐसी है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। जी सर, पहले क्या ये संबोधन किया गया क्या? हाँ नंदन जी आपसे सवाल है कि जैसा कमलेश जी ने कहा कि हमारे टावर बढ़ाने की संख्या तेजी से चल रही है और बहुत सारी फाइबर का काम भी चल रहा है, कुछ क्षेत्रों में समस्या बताई उन्होंने। जी, हो सकता है सरकार ने इस फील्ड में बृहत कार्य किया हो। मैं अपना पहले परिचय बता दूं, मैं बेतालघाट ब्लॉक, नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक क्षेत्र हलसों कोरड़ पे जो टावर लगा हुआ है, जिससे लगभग 15-20 गांव कवर्ड होते हैं। बीएसएनएल का टावर लगा है और लगभग वो 10-12 साल से ऊपर उस टावर को हो गए हैं, जिसकी शिकायत हमने कई मर्तबा अपने जो क्षेत्रीय सांसद हैं और विधायक हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी हैं, उनको हमने इस समस्या से अवगत कराया है। ये तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, 3G 4G, वहां तो नेटवर्क के मामले में वो 2G का टावर लगा है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर इससे पहले मेरे को आपके ही चैनल द्वारा संपर्क किया जा रहा था तो बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं
वहां से करीब 25 किलोमीटर अपने मुख्यालय बेतालघाट ब्लॉक में आया हूं, केवल इसलिए कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। आज भी कई बार वो दिन में कई बार बंद था टावर, तो उसके बाद जब वो बंद होता है तो हम ये सूचना भी किस माध्यम से दें, क्योंकि टावर तो बंद है। अगर स्वास्थ्य की बात ले लें, राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन हो रहा है या पेंशन का हो रहा है, कोई भी लगा लीजिए, आज कोविड से उसको न जोड़ते हुए अगर पूर्व वाली स्थिति को भी जोड़ते हैं तब भी वो टेक्नोलॉजी उसकी 2G है। वो मतलब नेटवर्क इंटरनेट तो दूर की बात, कॉलिंग भी नहीं हो पाती अच्छे से उससे सर। ठीक है कमलेश जी, जैसा इन्होंने कहा जिस क्षेत्र से आते हैं नैनीताल से, वहां पर जो टावर लगा हुआ है वो 2G नेटवर्क है, तो टावर तो ऑलरेडी लगा हुआ है सर, उसको क्या 4G में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? देखिए मैंने अपनी बात रखने से पूर्व भी आप बताया था कि जहां तक कुछ क्षेत्रों में की कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज करो कि आप एग्जाम्पल एक बेताल घाटी का मेरे मित्र ने दिया, उसके अलावा अगर हम लोग चमोली जिला भारत तिब्बत सीमा से लगे हुए घाटी, अगर नीति घाटी की हम लोग बात करते हैं तो नीति घाटी के अंदर रिलायंस जियो के द्वारा 4 4G मोबाइल टावर लगाए गए हैं। रिलायंस जियो नीति घाटी के अंतर्गत 10 टावर और लगाए, टोटल हम लोग 8 टावरों पे हमारा काम भी चल रहा है, नहीं कि कार्य नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया इस जैसे अगर हम मुंशियारी की अगर हम लोग बात करते थे, मुंशियारी के अंतर्गत हमने 7 टावर अभी लगवाए हैं। 7 में से 3 जो टावर हैं, 4 टावर है जो वो मुंशियारी तहसील के अंतर्गत लगाए हैं, और 3 टावर जो हमने लगाए वो अपना ये है कि जो उसी तहसील के अंदर जो ग्राम है उनके अंतर्गत आए थे। और की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले जो 1 मिनट के अपने सैटेलाइट के माध्यम से 12 रुपया लगते थे सैटेलाइट फोन के माध्यम से बात करने थे। आज आप ये देखिए जियो के माध्यम से जो जियो कंपनी के माध्यम से टावर लगाए, इनमें कहीं ना कहीं उन लोगों को सुविधा पहुंची है। और अगर हम लोग आगे की अगर बात करते हैं तो उसके हिसाब से जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो एजेंसी है उसके माध्यम से अगर तो हमारा जो लक्ष्य है फेज 1 के अंदर 2022 तक 11 जिलों के अंदर 25 ब्लॉक और 1865 गांव को हम पूर्ण रूप से पंचायतें हैं जो इंटरनेट से जोड़ देंगे। तो इसका कहीं ना कहीं इस पे कार्य 2022 तक का हमारा लक्ष्य फेज 1 के अंतर्गत। और इसके अलावा हम लोग उत्तराखंड में अगर ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, 5700 ग्राम पंचायतें हम लोगों को पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फायर के अंदर ब्रॉडबैंड के अंदर जोड़े जाएंगे, जिसमें डायरेक्ट केबल बिछाने का कार्य भी आप देख रहे हो आजकल चल रहा है। और जहां तक कहीं ना कहीं अगर हम कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी है, कई टावर हैं, कई टावर बंद भी हुए हैं। उसका कारण क्या है कि लोकल जो जनता है कहीं ना कहीं इसका है, क्योंकि इसके उनका उसको जनता की बात भी है, उसको भी हम लोग सुनते हैं। तो उसके तहत जहां पर अगर देखा गया बहुत ज्यादा रस का एरिया है और बहुत ज्यादा रेंज के कारण इसके साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने अपनी शिकायतें भी की हैं। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से उन पर रोक भी लगाई गई है, और हमारी केंद्र सरकार ने अब जो टावरों लगवाने मानक निश्चित किए हैं उस मानक के अंतर्गत ही ये टावर लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकली स्थिति भी आ सकती है, लेकिन जहां तक अगर हम लोग बोलते हैं कि आज की स्थिति के हिसाब से दूर दराज क्षेत्र ज्यादा जो कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार है चाहे। ठीक है नंदन जी, उनका कहना है कि 2022 तक हम जितने भी क्षेत्र हैं पहाड़ी क्षेत्र वहां पर सब जगह टावर लगा देंगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। सर बड़ा हास्यास्पद है कि 2022 तक हमको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का विगत 7 सालों से डिजिटल इंडिया का जो मुहिम चल रही है, जो सपना है, और दूसरी बात नहीं है मेरे मित्र, मैंने अपनी बात जो भविष्य कार्य है वही बताया है। नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर। हम आज मतलब के न्यूज का बड़ा सम्मान करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि जो क्षेत्र की समस्या को इन्होंने इतने बड़े लेवल पर अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है। और अभी जो हमारा विषय भी है वो समस्या नेटवर्किंग की समस्या वाला विषय है, पर हमारे मित्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने उसकी उपलब्धियां गिना दी कि हमने तो इतना लगा दिया, पर मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बातें हैं, जो मैं अपनी बात को रख रहा हूं या अपनी क्षेत्र की समस्या रख रहा हूं, ये शायद झूठी हैं।
हैं। जबकि मैंने लिखित में न्यूज चैनल को भी माननीय सांसद अजय भट्ट जी का जो पत्र है वो भी प्रेषित किया है, और माननीय संजीव आर्य जी को जो पत्र है यहाँ के क्षेत्रीय जनता और ग्राम प्रधान। ठीक है नंदन जी। हाँ कमलेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत से क्षेत्रों में समस्या है, हालांकि आपका कहना है कुछ क्षेत्रों में समस्या है, लेकिन कमलेश जी सवाल ये भी कि बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है, और जब कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो अगर टावर आप लगवाएंगे भी तो उसका जो फायदा कैसे पहुंचेगा? अगर इंटरनेट तो आप पहुंचा रहे हैं लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट सरकारी स्कूलों में है ही नहीं। जी, बात की अगर हम समस्या से अवगत उच्च अधिकारियों को भी कराते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका टावर बंद है, हमको पता है। नंदन जी आपके पास आएंगे, कमलेश जी से सवाल है हमारा। सर, सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, वहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बच्चे डिजिटलाइज कैसे होंगे? एक चीज कहूंगा, कनेक्टिविटी के ऊपर बात हो रही है। जहां तक शिक्षा का विषय है या वहां पे वो सब्जेक्ट है नहीं है, तो हम इस बिंदु पे भी आना चाहें अगर डिस्कस का पॉइंट हो। लेकिन मेरा जरूरी, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस आप शुरू कराते हैं, बहुत से बच्चों को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान ही नहीं है, और अगर वो किसी तरह वो ज्ञान अर्जित करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं कि ऑनलाइन क्लास हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल चलाना सीखते हैं, तो अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप डिजिटलाइज कैसे हो पाएंगे? सवाल तो ये भी ना सर। देखिए, जहां तक पहले की अपेक्षा अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की स्थिति को देखते हुए ये देखा गया कि आज जो स्थिति है हमारी, वो करीबन अगर हम लोग देखते हैं कि आबादी के हिसाब से 10,000 की आबादी पे आज हमारे 4.2 टावर लगे हुए हैं 10,000 की आबादी पे। और के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया आज की डेट में जैसे ऑनलाइन क्लास है। कमलेश जी, सवाल आबादी के हिसाब से नहीं हो रहा, सवाल हो रहा जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका। मैदानी क्षेत्रों में तो इतनी समस्या नहीं है, जो पहाड़ी क्षेत्र है सबसे ज्यादा समस्या वहां पर है। मैं एक चीज बताऊंगा, जो मेरे भाई हैं, इनका सज्जन का नाम मैं बोल रहा, आप याद, क्या नाम है इनका? नंदन जी। जो अभी है जी, नंदन जी, नंदन बोहरा है, समाज सेवी है सर। ये अपनी समस्या हमारे सांसद के माध्यम से रखी, उस पर भी एक निर्णय लिया जाएगा और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में रखिए। लेकिन मैं जहां तक ये बोलूँ, अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दूर दराज या सीमांत क्षेत्रों में हमारी सरकार ने टावर के उपलब्ध हो, चाहे चूल्हा की बात हो, चाहे तो मैंने आपको जो बताया कि अभी जो 10,000 4.2 की स्थिति है, टावरों की स्थिति है, वो हमारी 2022 तक जो लक्ष्य है वो 10,000 पे 7.2 हो जाएगी, तो उस और बजेगी। उसके अलावा हमने जो फाइबर की अगर हम लोग बात करते हैं, फाइबर केबल के जियो के माध्यम से हमने फर्क 100 गांवों को हम लोग इससे जोड़ रहे हैं इसके अंदर, और आप विश्वास जिन क्षेत्रों में हमने ये अभी व्यवस्था कराई है, अभी हाल ही में हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है वहां पे 25 वर्ष हो गए हैं आज दूरसंचार क्रांति को, तो ये मोबाइल व्यवस्था को, तो उसके बाद वहां पे अभी व्यवस्था नहीं थी, और 12 रुपए सैटेलाइट फोन पर मिनट के बाद बात करते थे वो, वहां पर हमने ये उपलब्धियां कराई हैं। वहां पे करीबन अगर चमोली की हम लोग बात करते हैं तो चमोली के अंदर ये है कि 11 जगहों पे नए टावर लगे हैं, और अगर हम धारचूला की अगर बात करते हैं उसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि 7 नए टावर लगे हैं। तो उसके अलावा अगर हम लोग तराई सीमांत के अलावा तराई की बात करते हैं तो तराई में भी हमारी सरकार निरंतर आप बता रहे हैं, जो रोडमैप आप बता रहे हैं 2022 तक का समय लगेगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही बहुत विचलित करने वाली सर। ये बच्चे, कोई 8 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है, ये बच्चे पहाड़ के ऊपर चोटी तक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वहां जानवरों का खतरा भी बना रहता है। अगर आप तस्वीरें देखें तो उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या फौरी तौर पर सरकार ऐसा इंतजाम नहीं कर सकती, कोई सेंटर बना दिया जाए पहाड़ी चोटी पर या सड़कों पर, अगर वो नीचे जा रहे हैं नीचे क्षेत्रों पर, ताकि वहां जाकर एक महफूज रहें, सिक्योरिटी उनकी ठीक रहे, ताकि किसी तरह का उनको खतरा तो ना हो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ गतिमान है। ये तो हमने कहा कि इसकी जो ये पूर्ण कल्पना जो हमने करी है पूर्ण हो जाएगा कार्य, और ऐसा नहीं कि 12 जिलों में 65 ब्लॉक के अंतर्गत ताकि इंटरनेट से जोड़ा उसको जाए, तो फाइबर केबल बिछने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है, और करीबन ये 1 साल पूर्व ही कार्य चालू हो गया था। उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा तेजी जो है लॉकडाउन के
कार्यकाल में भी इस कार्य को हमने प्राथमिकता रखते हुए ये कार्य निरंतर चलता रहा। और कई स्थितियां हैं, कहीं दूर दराज की स्थितियां हैं, मैं मान सकता हूं उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, मैं आप बताऊं कि अगर एक लिमिटेशन है किसी रोड में चलने की और उसमें उस लिमिटेशन से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता है। तो उस हिसाब से जो लिमिटेशन की स्थिति को देखते हुए आज क्या है कि आज हर कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं आपका सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क यूज करता है। हर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के कारण उन मोबाइल पे ज्यादा टाइम व्यर्थ कर रहा है, और ये ठीक है क्योंकि स्थिति ऐसी है। और वर्क फ्रॉम होम की स्थिति के अंतर्गत लोग अपने इंटरनेट का यूज ज्यादा कर रहे हैं। बच्चों को 8 से लेकर 10 बजे तक की अगर हम बात करते हैं, चाहे हम शाम की बात करते हैं 5 से 7 बजे, तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ठीक है। नंदन जी, कमलेश जी का कहना है सरकार लगातार प्रगतिशील है, सरकार इस क्षेत्र को लेकर कि बेहतर कनेक्टिविटी लोगों तक पहुंचे और ये जो दिक्कतें हैं वो ना हो। लेकिन नंदन जी, सवाल ये कि आप समाज सेवी हैं, तो आपका क्या सोचना है? क्या फौरी तौर पर ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि जो बच्चे हैं जो इतनी दूर जा रहे हैं, कुछ बच्चे पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, जो सड़क मार्ग पर जा रहे हैं, दुकानों में जाकर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या फौरी तौर पर ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि बच्चों का जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई ऐसा विकल्प तलाशा जाए ताकि बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े? मैं सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे महोदय ने ये नहीं बताया कि क्या जिस क्षेत्र की बात की गई है उसको सुधारा जा सकता है। अर्थात यहाँ 2G टेक्नोलॉजी है, 2G का मतलब नेटवर्क तो काम ही नहीं करता है सर। और रही बात नेटवर्क लोग से ज्यादा यूज करने वाली बात ही नहीं है, वो नेट ही नहीं चलता है, तो क्या वो सुधारा जा सकता है? नहीं सुधारा जा सकता है, मेरा पहला प्रश्न ये है। नंदन जी, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, 2022 तक का जो आपने रोड मैप अपना बताया वो तो मैंने उत्तराखंड की आपके सवाल का जवाब हम कमलेश जी से लेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो आपका कहना है आपके क्षेत्र में जो समस्या बनी हुई है नेटवर्क 2G का है लेकिन कनेक्टिविटी 2G की भी नहीं आ रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहनें, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की, जहां के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट की पढ़ाई के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस आएंगे कमलेश जी के पास। कमलेश जी, नंदन जी ने सवाल किया कि जो उनके क्षेत्र की समस्या है, टावर लगा हुआ है और 2G नेटवर्क है, क्या उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको
सुधारा नहीं जा सकता ताकि जो उसके आसपास के गांव हैं उनको मदद मिल सके? देखिए, नंदन जी की जो समस्या है, उन्होंने हमारे क्षेत्र सांसद जो वहाँ के श्री अजय भट्ट जी को भी पत्र के माध्यम से कहा। मैं स्वयं भी इस बात को कहीं ना कहीं अपनी सरकार के सम्मुख रखूंगा, क्योंकि एक क्षेत्र का, विशेष क्षेत्र का मामला है और टावर तो लगा हुआ, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लेकिन विषय यह है कि जहां तक पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि पूर्व की भांति आज पहले से ज्यादा आप ये देखोगे कनेक्टिविटी का, अगर हम लोग बात करते हैं या टावरों की बात करते हैं या हम लोग फाइबर लाइन की बात करते हैं या हम लोग ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो आज के इन 2014 के बाद की स्थिति के अंतर्गत ज्यादा ध्यान दिया, चाहे वो सड़कों का मान लो, चाहे दूर संचार क्रांति को और आगे तक बढ़ाने वाली स्थिति हो। इसी के अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो पूरे जो हमने इसके अंतर्गत करीबन देहरादून राजधानी सहित 7 शहरों, जैसे आपका हल्द्वानी हो गया, ऋषिकेश हो गया, महानगरों, रुड़की हो गया, आपका कानपुर हो गया, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या करा है कि इसके प्रत्येक जिले के अंदर रिलायंस के जो फाइबर केबल आज हो गए हैं और ट्रायल पे भी चल रहे हैं, और ये बहुत जल्दी सीमांत या पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि हमारे जो शहरी क्षेत्र में रुकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। 100 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम गिर गया है। करीब 9 घंटे बाद बाहर निकाला गया है शिवा को। एनडीआरएफ और सेना की जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो बच्चे को चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर आगरा से, बोरवेल में गिरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 4 साल के शिवा को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और सेना की टीम को सफलता मिली। ये तस्वीरें हैं जहां बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम पहुंची और सकुशल उस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल भेजा गया है चेकअप के लिए। तो जो खबर है वो सकुशल सुरक्षित है और उसे चेकअप के लिए, मामूली चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, और क्या जानकारी है आपके पास? अजेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? वापस आएंगे अजेंद्र के पास। तो आपको बता दें आगरा से बड़ी खबर, जहां 4 साल का मासूम जो बोरवेल में गिर गया था, काफी कड़ी मशक्कत के बाद जो एनडीआरएफ की टीम है, सेना की टीम है, उन लोगों ने उसे सकुशल बाहर निकाल लिया है। वापस हम आएंगे अजेंद्र चौहान के पास, हमारे संवाददाता हैं आगरा से। अजेंद्र, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से सेना और एनडीआरएफ की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 9 घंटे की रेस्क्यू के बाद इस बच्चे को, शिवा को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। गांव और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि मासूम बच्चा था, सुबह खेलते समय बोरवेल में गिरा। वो गलती परिजनों की थी कि बोरवेल को बंद नहीं किया गया, लेकिन रेस्क्यू के बाद जिस तरह से इस बच्चे को सकुशल निकाला गया है, सभी क्षेत्र के लोग और अधिकारी, सेना और एनडीआरएफ बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और एक राहत की खबर है कि बच्चा बिल्कुल सकुशल है, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जी अजेंद्र, कहा जा रहा है नॉर्मल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, किस तरह का चेकअप होगा वो उसकी जानकारी आपको? देखिए, अभी जो चेकअप की बात सामने आ रही है, जिस तरह से 130 फुट गहरी है बोरवेल थी, 100 फुट की गहराई पर ये बच्चा बीच में फंसा हुआ था। पहले इसमें खुदाई का काम शुरू किया गया जब आर्मी आई, लेकिन उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने अपनी टेक्निक से इस बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाला, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं रही होगी और इस चलते ऑक्सीजन पूरी दी जा रही थी। लेकिन अभी तक जो सूचना आ रही है, बच्चे सकुशल है। एक नॉर्मल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया कि आगे वैसी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए प्रशासन ने कोई कमी नहीं रखी है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां मौजूद थी और एम्बुलेंस में बच्चों को परिवार के सहित और पार्टी के हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप किया जा रहा है। जी अजेंद्र, हम जानना चाहेंगे बच्चा बोरवेल में गिरा कैसे और उसके बारे में कुछ जानकारी आपको? देखिए, जिस तरह से ये जो पूरा मामला है, गांव में बच्चे के घर के बाहर ही एक बोरवेल था,
जो कि बोरवेल सूखा पड़ा हुआ था काफी समय पहले से ही, यहाँ पानी निचले स्तर पे आ चुका था। उसके बाद भी बोरवेल को किसी ने भी बंद नहीं किया था, ना ही उस पर कोई बर्तन रखा हुआ था। उसकी वजह से ही एक लापरवाही रही और मासूम बच्चा है अनजाने में उस बोरवेल के पास जाके उसके अंदर चला गया। काफी देर के बाद पता चला कि हमारा बच्चा इसके अंदर गिर चुका है। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी अमला मौके पर पहुंचा और सेना को बुलाया गया। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम आई और उसके बाद ही इन दोनों टीमों की संयुक्त ऑपरेशन के बाद यहाँ पर सकुशल इस बच्चे को निकाला जा चुका है, जो कि एक राहत की खबर है। अजेंद्र, कह सकते हैं जो प्रशासन है जिम्मेदारी उसकी बनती है। अगर बोरवेल उसको बंद करना चाहिए था, अगर वो ऐसा ना होता तो शायद बच्चा वहां ना गिरता। तो क्या उसके खिलाफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? देखिए, अगर बात की जाए कार्रवाई की तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कोई भी ऐसी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही है। ये कोई ऐसा हादसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की हम बात कर लेते हैं तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से बोरवेल खुली रहती है और जब हादसा हो जाता है तभी सभी को ख्याल आता है। लेकिन जो जिम्मेदार अफसर है, जिम्मेदार कर्मचारी यहाँ पर हैं देहात के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा सकुशल लौट आया अच्छी खबर, लेकिन एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां 4 साल का मासूम जो बोरवेल में गिरा था उसका कुशल बाहर निकाल लिया गया है और मामूली चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि जो सरकार, जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता थे, उनका कहना है कि सरकार इसकी तरह लिए कोशिश कर रही है, प्रगतिशील है कि कनेक्टिविटी 2022 तक सभी गांवों में पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, आप हमसे जुड़े। और नंदन जी, आपका भी शुक्रिया। आपने जिस तरह से अपनी जो समस्या बताई अपनी क्षेत्र की, और उसको कमलेश जी ने सुना है और उनकी कोशिश है कि इस पर काम हो और उस पर सुधार हो। तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को दूर क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जो एक चिंता का विषय बना। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।